बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतुवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी नमो ऐप के जरिए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में गतिविधियां तेज करेगी। इसे लेकर लखनऊ में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो वही दौरान हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह ने राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप और दानिश आजाद अंसारी से खास बातचीत की। ये रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ नरेंद्र कश्यप। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष हैं, वो प्रभारी, क्षेत्रीय प्रभारी, संगठन में तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि तमाम पदाधिकारी लगातार पहुंच रहे हैं। प्रदेश स्तर की जो विकसित यात्रा जो चल रही है, मोदी की गारंटी को लेकर तमाम जो योजनाएं उसको लेकर ये विस्तृत यहाँ पर बैठक होगी, किस तरीके से दिशा निर्देश दिए जाएं और तमाम चीज़ों के। हमारे साथ नरेंद्र कश्यप जी मंत्री हैं। सर, आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है और क्या क्या इसमें मुद्दे रहे? भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में टारगेट है 80 में से 80 लोकसभाओं को जीतने का। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आज प्रदेश स्तरीय कार्यशाला नमो ऐप को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, महामंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी और केंद्र के बड़े नेताओं के माध्यम से संपन्न की जानी है। भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से नमो ऐप का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता तक अपना संदेश कैसे पहुंचाया जाए, ये सब सुनिश्चित करने के लिए आज की कार्यशाला संपन्न हो रही है। हमें उम्मीद है कि आज की कार्यशाला उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक नया संदेश, एक नई शक्ति प्रदान करने वाला है। कितने लोगों जोड़ने का भी लक्ष्य रखा गया है इस नमो ऐप के जरिए? देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा मेरे ख्याल से एम्बेसडर नियुक्त करने का टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने रखा। उसी क्रम में आज हमारे बड़े नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा तो उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति तक केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाएं पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी की नीति पहुंचे और 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर हम प्रदेश की 80 में से 80 सीटों को जीत सके। इसके लिए हर वो कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है जो किया जाना जरूरी है। नमो ऐप पहले संगठन किससे लगा करके अब 2024 का लक्ष्य है, मिशन 2024, उसमें भी एक बड़ी भूमिका अदा करने जा रहा है। किस तरीके? निश्चित भारतीय जनता पार्टी का संगठन सतत प्रक्रिया के माध्यम से पूरे 5 वर्ष काम करता है। नमो ऐप एक अपनी बात को केंद्र तक पहुंचाने का बहुत बड़ा माध्यम है, अपने काम को दिखाने का बहुत बड़ा माध्यम है। एम्बेसडर केंद्र की सरकार की योजनाओं को और जो केंद्र से पूरे प्रदेश के अंदर हर विधानसभा में प्रधानमंत्री जी के संदेश वाहन के रूप में जो वाहन आए हैं, उन सबको जन जन तक ले जाकर सरकार की योजनाओं को, पार्टी के विचारों को प्रत्येक घर तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर हमारी पार्टी आगे निकल चुकी है। तो नमो ऐप को लेकर जिस तरीके से लगातार आपने देखा सरकार प्रयास कर रही है और अभी तक आप संगठन में जुड़े थे, अब नमो ऐप के जरिए करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ दानिश आजाद अंसारी जी भी हैं। सर, नमो ऐप के जरिए करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के जोड़ने के एक लक्ष्य रखा गया है, किस तरीके से पूरा होगा और क्या है पूरा? जिस तरीके से आज डिजिटल क्रांति तेजी से आगे बढ़ रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा भी देश में संचार क्रांति, डिजिटल क्रांति को प्रोत्साहित करने की नीयत से, सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाने की नीयत से काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ये जन जन की पार्टी है। जन जन के बीच में हम रह के जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हुए, जनता के कल्याणकारी योजनाओं को लागू करते हुए प्रदेश और देश को विकास को सुनिश्चित करने वाली हमारी जो पार्टी है। निश्चित तौर पर आज आगामी कई सारी योजनाओं पर चर्चा होगी और समाज के उत्थान के लिए हम सब काम करेंगे। एक सवाल हमारा आपसे अलग से है, जब कभी तमाम जो राजनीतिक दल हैं जब कभी हार के कगार पे पहुंचते हैं तब ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। आज समाजवादी पार्टी के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसपे लिखा हुआ है कि ईवीएम को हटाओ, भगाओ और बैलेट पेपर को लाओ। किस तरीके से ऐसे पोस्टरों को देखते हैं आप? ये समाजवादी पार्टी या कोई विपक्षी दल ये नकारात्मक एजेंडे के साथ काम करते हैं। जनता का मत जिसके साथ होता है, निश्चित तौर पर चुनाव वही जीतता है। जनता के मत का सम्मान करना चाहिए और जो है आज हमारी डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी से प्रदेश और देश के विकास को सुनिश्चित कर रही है। संवैधानिक पद है निर्वाचन आयोग, इस पर सवाल उठाना कितना, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? समाजवादी पार्टी का यही चाल चरित्र और चेहरा रहा है।
हमेशा समाज को गुमराह करने के एजेंडे के साथ समाजवादी पार्टी राजनीति करती है, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी का असली चरित्र और चेहरा जानती है। शुक्रिया। तो नमो ऐप के जरिए आज संगठन में तमाम चीजों को साथ साथ उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा और मिशन 2024 में एक नमो ऐप भी एक बड़ी भूमिका अदा करने जा रहा है। कैपेसन रियाज के साथ जनता टीवी लखनऊ। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। साथ ही सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इलाहाबादी अमरूद के जरिए सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर इलाहाबादी अमरूद के साथ अपनी फोटो भी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा है, जनता पूछ रही है कि इलाहाबादी अमरूद का नाम बदलकर प्रयागराजी अमरूद करने का फैसला व्यक्तिगत स्तर पर होगा या कैबिनेट से। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सभी नए मुख्यमंत्रियों को बधाई दी है। साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। विकास को सुनिश्चित करने के इरादे से जो वहां की जनता ने अपना मत दिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जताया है, हमारी मोदी सरकार के प्रति विश्वास जताया है, मैं तमाम दोनों प्रदेश की जनता को आभार व्यक्त करता हूं और हम उन्हें यकीन दिलाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमारा देश तरक्की से आगे बढ़ रहा है, उसी तरीके से वो दोनों प्रदेश भी और वो तीनों राजस्थान भी, जो ये तीनों प्रदेश देश के तरक्की में सहभागिता करते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छुएंगे, उन्नति की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। और जिस विश्वास के साथ वहां के सम्मानित जनता ने मत देकर वहां पे मोदी सरकार को चुना है, हम पूरी ईमानदारी से वहां की जनता की सेवा के लिए काम करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, हम सबको ऐसा लगता है। मुद्दा विहीन समाजवादी पार्टी बेवजह की बात करके समाज का ध्यान हमेशा भटकाने की नाकाम कोशिश करती है। अभी जब वो अलग अलग प्रदेशों में चुनाव हो रहा था तो वहां वो गए, लेकिन तमाम प्रदेशों के जनता ने वही मत दिया, अपना वही संदेश दिया जो उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को दिया था। यानी एक सिरे से सबने आज समाजवादी पार्टी को नकार दिया है। और क्यों नकारा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी जब शासनकाल में थी तो उसने जनता के साथ धोखा करने का काम किया, उसने जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के ऊपर जनता को भरोसा नहीं और समाजवादी पार्टी हताश है। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस की प्रभारी है प्रियंका गांधी जी, और कांग्रेस पार्टी को यही समझना चाहिए कि प्रियंका गांधी जी आखिरी बार प्रभारी के तौर पे उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की समीक्षा उन्होंने कब की? ये किसी को नहीं याद होगा पिछली बार प्रियंका गांधी जी ने समीक्षा कब की प्रभारी के तौर पे उत्तर प्रदेश की। तो निश्चित तौर पे जब प्रभारी को, शीर्ष नेतृत्व को कांग्रेस के प्रदेश के विकास से, जनता से जुड़े मुद्दे से कोई मतलब नहीं, तो इस तरह की यात्रा करके जनता का ध्यान भटकाने की नाकाम कोशिश करना बेकार है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि उनके नेताओं के यहाँ से इस तरीके से बड़ी संख्या में जो कैश बरामद हो रहे हैं, तो भ्रष्टाचार की एक जो परिपाटी कांग्रेस पार्टी लिखा करती है और कांग्रेस पार्टी जानी जाती है अपने भ्रष्टाचार के लिए, तो क्या कांग्रेस पार्टी ये जवाब देगी कि इस तरीके से उसके नेताओं के यहाँ जो पैसे बरामद हो रहे हैं उसके पीछे कांग्रेस पार्टी का क्या जवाब है? पहले जनता को, कांग्रेस पार्टी को अपना जवाब देना चाहिए, तब जनता के बीच में जाना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अब कुछ ही समय बचा है और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगी एक होर्डिंग चर्चा का केंद्र बन गई है। आपको बता दें कि दफ्तर के बाहर रात में एक पोस्टर लगाया गया जिसमें फिर से ईवीएम हटाकर बैलेट व्यवस्था लागू करने की मांग की गई। ईवीएम पर पूरा देश सवाल कर रहा है, क्योंकि पिछले राज्यों के चुनाव परिणाम जो आए उसमें जमीनी हकीकत अलग थी, जनता कुछ अलग कह रही थी, और उसके बाद ईवीएम में जो परिणाम आ रहे हैं वो कुछ अलग है। जनता को अब ये लग रहा है कि वो सिर्फ ईवीएम को वोट दे रही है, ईवीएम किसे वोट दे रहा है ये पता नहीं चल रहा है। तो लोकतंत्र में पारदर्शिता बढ़े। पांच राज्यों के चुनाव के बाद वहां पर सीएम की भी घोषणा कर दी गई, लेकिन इन चुनावों के बाद एक बहस फिर छिड़ गई है। मुद्दा है ईवीएम का। अखिलेश यादव लगातार ट्वीट पर लिख रहे हैं कि ईवीएम की विश्वसनीयता अब खत्म हो रही है, लोकतंत्र को बचाना है तो ईवीएम को हटाना होगा और वापस बैलेट पेपर पर चुनाव कराना होगा। और उनके साथ ही अन्य दल के नेता भी अब ईवीएम को हटाने की मांग करने लगे हैं, भले उसमें कांग्रेस का नाम और चाहे बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती
उनकी तरफ से भी लगातार इस पर लिखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग भी लगा दी गई है जिसपर लिखा हुआ है कि अमेरिका की तरह बैलेट पर भारत में भी चुनाव होने चाहिए, ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ। ये होर्डिंग लगाई गई है। आशुतोष सिंह है पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी युवजन सभा के, इनकी तरफ से ये होर्डिंग लगाई गई है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर होर्डिंग के कई मायने हैं। क्या ईवीएम फिर से बहस का मुद्दा होगा, क्योंकि लोकसभा 2024 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में ईवीएम को अगर मुद्दा बनाया जाएगा तो इसमें पार्टियों को राजनीतिक लाभ होगा या नुकसान, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल दलों की तरफ से एक बार फिर से मांग जरूर उठने लगी है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ जनता टीवी लखनऊ। 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सक्रियता बढ़ा दी है। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर यूपी जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है। बता दें कि यूपी जोड़ो यात्रा के पहले चरण की शुरुआत 20 दिसंबर से होगी। सहारनपुर से निकलकर यूपी जोड़ो यात्रा का काफिला नैमिषारण्य पहुंचेगा। जोड़ो यात्रा ये पूरे प्रदेश में चल रही है। हमारी ये यात्रा प्रारंभ होगी 20 तारीख से, जो मां शाकुंभरी के दर्शन करके हम लोग वहां से प्रारंभ करेंगे सहारनपुर से और नैमिषारण्य तक ये चलेगी। प्रयास होगा कि 14 तारीख खिचड़ी का स्नान हम लोग वहीं पर करें और ये सांकेतिक हम 15 तारीख से, क्योंकि 16 तारीख से खरमास का महीना शुरू होगा, तो 15 तारीख से हम बाबा विश्वनाथ के दरबार में संकल्प लेकर यात्रा, एक सांकेतिक यात्रा 15 तारीख से प्रारंभ करेंगे और 20 तारीख से इस यात्रा को हम नियमित रूप से फिर वहां से चलाएंगे, जो आगे लगभग 25 दिन तक यात्रा चलकर नैमिषारण्य में सीतापुर में समाप्त करेंगे। और ये पूरी तरीके से यूपी जोड़ो यात्रा इसका नाम रहेगा। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के साथ या उसके थोड़े दिन बाद पूरे देश के अंदर यात्राएं हुई, जो प्रदेश के अंदर अलग अलग स्टेट में हुई, यूपी छूट गया था क्योंकि नगर निगम का चुनाव आ गया, इस नाते ये छूट गया था, उसे हम ये पूरा करेंगे और संकल्प के साथ करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी लोग, सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदाय और सभी जातियों के लोग, सभी वर्ग के लोग इससे जुड़ेंगे और सबका सहयोग मिलेगा। देवरिया में कृषि मंत्री ने पराली न जलाने की हिदायत के बाद किसान खेतों पर पराली जला रहे हैं, जिसको लेकर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि ऐसा करने से खेतों की उपजाऊ जमीन नष्ट की जाएगी और फसलों की पैदावार कम हो जाएगी, जो किसानों के लिए समस्या बन सकती है। पराली नहीं जलाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ सख्ती से निकली है और इसलिए किसान भाइयों से मैं अपील करना चाहूँगा कि पराली जलाए जाने से आप पूरे समाज के लोगों के स्वास्थ्य को खतरा पहुँचा रहे हैं और पर्यावरण पराली जलाए जाने के नाते लोगों को इतने बड़े की बीमारियां बढ़ रही हैं। रासायनिक जो वायु के भीतर जो गैस निकल रही है वो लोगों के जीवन को क्षतिग्रस्त कर रही है, इसकी नीति जो है। साथ साथ में हमारे जमीन की भूमि की गुणवत्ता भी उससे नष्ट हो रही है और तमाम ऐसे कीट जो हमारे खेती के मददगार हैं वो जल के खत्म हो रहे हैं, जिससे कि उत्पादन और उत्पादकता टल गई है। इसलिए पराली नहीं जलाना चाहिए। मंत्री जी को मना करने के बाद हम लोग बराबर गाँव में जागरूक कर रहे हैं। जागरूक करने के बाद वो पर्चा भी बंटवाया गया है। कृषि विभाग से लोग आए थे, सब लोग जागरूक किए हैं कि भाई आप लोग पुआल न जलाइए, उसको कहीं गड्ढे में इसी कर दिए गाड़ दिया जाए उसको और उसको जुताई करके उसमें मिट्टी का उर्वरा शक्ति बढ़ाया जाए, ताकि लोग नहीं मान रहे हैं। और शासन स्तर से भी लेखपाल साहब भी किए थे कि यहाँ देखिए पुआल न जलाए, मना करने पर लोग नहीं मान रहे हैं। कश्मीर में धारा 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है, जिसे लेकर संगम नगरी प्रयागराज में कश्मीरी पंडितों में खुशी देखने के लिए मिल रही है। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की खास रिपोर्ट देखिए। धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया था और जिसके बाद कुछ कश्मीरी संगठनों ने इसमें विरोध किया था और इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले गए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी 2 दिन पहले फैसला आया है और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना था किसी एक के अधिकार के लिए बाकी सबके अधिकार का हनन हो, ये भी उचित नहीं है, सरकार का उचित फैसला है। फिलहाल हम प्रयागराज में आपको दिखा रहे हैं कि आज कश्मीरी पंडित यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और धारा 370 हटने के बाद यहाँ पर उनमें किस तरह का उत्साह है, आज वो जश्न मना रहे हैं पूरी तरह से। हमारे साथ कुछ लोग भी, हम उनसे बात भी करेंगे। ये बताइए कि आप सबसे बुजुर्ग हैं यहाँ पर, आज 370 हट चुकी है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी समर्थन दिया है, आप कश्मीर पंडित किस तरह से देखें, क्या कहिएगा? बहुत
खुशी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन कि उन्होंने 370 जो धारा थी हटाई गई थी उसको अप्रूव करा और कायदे से वो लॉ बन जाएगा, जिसके अंदर संगी संग में कश्मीरी समाज से पूरे संगठन से भी अपील करती हूँ, पूरे हिंदुस्तान के संगठन से, कि जैसे बच्चा जब तक रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती, हमको और मीडिया को भी अपनी आवाज़ जो अभी तक दबा दी गई थी वो मोदी सरकार ने उठवाई और उसके संग में हमें ऑल ओवर इंडिया कश्मीरियों को जब इसने दुख झेलने पड़े वर्षों से, 90 से नहीं हम लोग गए, वो अब हटे हैं और हमको पूरी उम्मीद है इस सरकार से कि हमारे जो राइट्स हैं और हमको मिलेंगे और हम उसके अंदर सक्सेसफुल होंगे। और फिर बात करेंगे, आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, कैसा लग रहा है? उनके पास बताइए आप फिलहाल कैसा लग रहा है? जी, आज हम यहाँ इस चीज़ को एक उत्सव की तरह मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो कि एक, जैसे कि अभी मालती आंटी ने बताया कि ये कश्मीर में जो इन्वेजन है वो कोई एक समय का नहीं है, ये कोई 1990 या 1900 की बात नहीं है। पिछले 1000-1500 सालों से ये इन्वेजन होता चला रहा है, लगातार इन्वेजन हो रहा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये इन्वेजन होता क्यों है, क्योंकि कश्मीर में कल्चर, हेरिटेज, संस्कृति सब कुछ इतनी भरपूर है कि उस चीज़ के लिए इन्वेजन होता है। खैर, ये तो एक इतिहास की बात हो गई। और अब 2019 में जो ये अनुच्छेद 370 हटाने का जो एक फैसला लिया गया था और उस पर जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस किए गए थे, अब उसका फैसला आ गया है। मतलब कि जो भी चीज़ें अब सही करने का एक रास्ता बना है, जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए हैं वहाँ से, उनको वापस जाने का रास्ता मिला है। तो ये बहुत अच्छी बात है हम सब कश्मीरी पंडितों की पूरी कम्युनिटी के लिए। देखो यहाँ पर उत्साहित हैं लोग और लगातार कर रहे हैं। हम और लोग से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, एक दूसरे सॉन्ग भी सुनाया है, आज सेलिब्रेट किया है, किस तरह से क्या किया? ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया इससे हम बहुत खुश हैं और हम लोग को बहुत दिनों से इंतज़ार था कब ये डिसीजन आ जाए। तो डिसीजन, हम कोई भी डिसीजन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे, लेकिन आज जो डिसीजन हमारे फेवर में आए तो हमारे लिए ये एक त्यौहार से कोई कम नहीं है। हम लोग बहुत ही खुश हैं और आगे हमारे अपने नियम, मतलब जो भी रूल्स है बच्चों के लिए और जो भी है वो सब कायदे से हो जाएंगे। अब कश्मीरी जो भी समाज के जितने लोग हैं वो वंचित नहीं रहेंगे अपने हक के लिए। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप इस पर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप काफ़ी इसको बारीकी से करीब से देखा होगा। ये बहुत ही खुशी की बात है हम कश्मीरियों के लिए, क्योंकि देखिए हम भारतवासी हैं और कश्मीर को एक अलग दर्जा दे दिया गया था 370 के माध्यम से। अब हम पूरी तौर से भारतीय हैं और भारतीय जैसे अन्य प्रदेश हैं वैसे ही हमारा कश्मीर है। सुना आपने कि जैसे अन्य प्रदेश है उस तरह से अब कश्मीर भी होगा और सब कोई एक हो सकेंगे और हर कोई एक भारतीय के तौर पर यहाँ अब रह सकेगा। यहाँ फिलहाल लोग जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिला है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। एटा में डीएम के सख्त तेवर के बाद चला बीएसए का हंटर। स्कूल निरीक्षण के दौरान अध्यापक में अनुपस्थित 3 अध्यापकों को किया गया निलंबित। बांदा में पुलिस ने किया 12 घंटे में हत्याकांड का खुलासा। पति साथ मिलकर पति ने प्रेमी की हत्या। पुलिस ने पति पत्नी को किया गिरफ्तार। मिर्जापुर में जारी है धर्मांतरण का सिलसिला। पुलिस ने प्रार्थना की आड़ में धर्मांतरण कराने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से लाखों रुपए किए बरामद। कानपुर में लुटेरों के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़। पैर में गोली लगने से पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। घायल लुटेरों को भेजा अस्पताल। हमीरपुर में पुलिस प्रशासन में हुआ फेरबदल। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस महकमे में किए बड़े फेरबदल। 4 थाना प्रभारियों सहित 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों का किया ट्रांसफर। बहराइच में पुलिस उपाधीक्षकों के बम्पर तबादले। 167 पुलिस उपाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों का हुआ तबादला। अलीगढ़ में बसंत वाटिका आयोजित पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, पंचायतों को पूर्ण अधिकार सौंपना नहीं चाहती सरकार। फिरोजाबाद में सगे भाइयों ने छोटे भाई को उतारा मौत के घाट। मामूली घरेलू बातों को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने एक हत्यारे भाई को किया गिरफ्तार।
फतेहपुर में एनजीटी के नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां, हैवी पोकलाइन मशीनों से किया जा रहा खनन, वीडियो हुआ वायरल। सहारनपुर में स्वास्थ्य विभागों को मिली 3 नई एम्बुलेंस, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कुशीनगर में अज्ञात युवक का मिला शव, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कूल बस खाई में पलटी, आधा दर्जन बच्चे हुए घायल, पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लिया। कानपुर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, जूही में चलाया गया अतिक्रमण अभियान, नगर निगम की टीम को लेकर रेहड़ी पटरी विक्रेताओं में दिखा भारी रोष। आगरा में गालीबाज महिला दरोगा का वीडियो वायरल, बस में कंडक्टर ने टिकट के पैसे मांगने से महिला दरोगा ने की कंडक्टर की पिटाई, कमिश्नर ने लिया संज्ञान। अलीगढ़ में मां बेटे के झगड़े में बीच बचाव करना, पड़ोसी युवक को पड़ा भारी, दबंग बेटे ने युवक को मारी गोली, आरोपी मौके से हुआ फरार। आजमगढ़ में शादी में हुए विवाद के चलते 2 पक्षों में हुई मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो हुआ वायरल। लखीमपुर खीरी में फ्लाईओवर की साइड रोड पर चढ़ा डीसीएम, युवक की दबकर हुई दर्दनाक मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहां पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।